बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेन है, जो तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियस क्या है। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको एनिमल सेल्स में नज़र आता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस आपको जो नज़र आता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट के सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो साइड पे पुश हुआ होता है, और इसकी रीज़न क्या होती है, एक लार्ज वैक्यूल की वजह से ये क्या होता है, साइड पे पुश हुआ होता है। ठीक हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है तमाम ऑर्गेनेलिस में। ये जो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है ये तमाम ऑर्गेनेलिस में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। तमाम ऑर्गेनल यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब में ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। यानी कि इसने सेल का टोटल वॉल्यूम 10% जो है ऑक्यूपाई किया होता है। यानी कि अगर सेल का वॉल्यूम 100 है तो उसमें से जो 10% जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया। अब इस सेल के जो मेन फंक्शंस ये होते हैं कि इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन की सूरत में, लेकिन जब सेल डिवीजन की बारी आती है, सेल डिवीजन का फेज़ आता है, तो यही जो क्रोमेटिन है जिसमें डीएनए होता है, जो कि डीएनए कंटेनिंग होता है, वो ऑर्गेनाइज होके, वो क्रोमेटिन जो है वो ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम्स की शेप अख्तियार कर लेता है। ठीक है, इस तरह से वो शेप्स में आ जाता है, जो कि एक आपको न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। ठीक हो गया। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन इसका ये है, डीएनए इसमें होने की वजह से ये इसके पास तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होनी है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होना है, ग्रोथ होनी है, इसके अलावा सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन होगी तो ग्रोथ होगा ना, सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनेंगे, तो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा न्यू सेल्स बनते हैं जब कोई डैमेज वगैरह आ जाता है बॉडी पे, तो कोई ज़ख़म वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ होती है वो क्या, उसके पीछे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो इसे हम सेल एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोल सकते हैं, और इसको जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है, इसे हम हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलेंगे, हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए है, इधर से आ जाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास डार्क डेंस एरिया होगा। ठीक हो गया। ये बस अगर इसको कलरफुल कर लें, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस की शेप ड्रा की है, इसके अंदर इस तरह से क्रोमेटिन आपको नजर आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास डार्क डेंस एरिया है यहाँ पे। अब देखिए न्यूक्लियस की कुछ शेप आपकी बुक पे इस तरह से बनी हुई है। सबसे पहले तो इसकी डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये इसका जो इन्वेलप होता है ना, जिससे इसका सारा कंटेंट एक क्या कहते हैं, एक सर्कल में, एक स्फीयर में बंद होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक हो गया। ठीक है, और इसके अंदर डार्क डेंस एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद ये इसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसे हम ये जो थ्रेड लाइक जो मटेरियल है उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जो बाद में ऑर्गेनाइज होके कि इसमें क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होगा, कब, जब सेल डिवीजन होनी होती है। उसके अलावा इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा या सैप होगा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। इसके बाद इसकी जो इन्वेलप में ना ख़ास पोर्स होते हैं जहाँ से मटेरियल एक्सचेंज होना होता है। इसके अंदर के पोर्स इस तरह से, यहाँ पे इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस इन्वेलप के अंदर। ठीक हो गया।
इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर का जितना भी जेली लाइक फ्लूइड होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इस फ्लूइड में क्या होते हैं? क्रोमैटिन होते हैं। ठीक हो गया, क्रोमैटिन होता है। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक हो गया। यहाँ इसकी जमा क्या होगी? न्यूक्लियोलाई। हाँ जी, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इसने राइबोसोम सिंथेसाइज करने होते हैं। इसके आगे इसका फंक्शन लिख लें, सिंथेसाइज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, हाँ जी, ये वही राइबोसोम्स बनाएगा जो आपको किसी सेल में साइटोप्लाज्म में नज़र आते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? इसको न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस ने सिंथेसाइज करना होता है और न्यूक्लियर इन्वेलप में मौजूद पोर्स से ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम न्यूक्लियर इन्वेलप को डिस्कस करेंगे। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल लेयर होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है, जो न्यूक्लियस के कंटेंट्स को इनक्लोज करके रखेगा, उसे हम डबल मेम्ब्रेन को उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। ये देखें, ये जो अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन फेस कर रही है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम? इनर। और जो बाहर साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आउटर। आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब मैं इसका ज़रा सा यहाँ से पार्ट कट करूँ तो जो मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। ये इसकी आउटर लेयर होगी। ठीक है। और ये इसकी इनर लेयर जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को फेस करी है। ये साइटोप्लाज्म की तरफ होगी और ये न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होगी। ठीक होगा। इसमें क्या होता है कि ये डबल मेम्ब्रेन जो आपको नज़र आ रही है न्यूक्लियर इन्वेलप, इसमें ये आउटर होगी। ठीक है, ये हमारे पास आउटर है और ये हमारे पास इनर है। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान खाली स्पेस होती है। ये खाली स्पेस क्या कहलाती है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके। अब जो मेम्ब्रेन आउटर जो इनर मेम्ब्रेन जो इस न्यूक्लियोप्लाज्म को फेस कर रही है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना। ओके। पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये वाली। ये आगे जो है किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड होती है। ठीक हो गया। समझ आ गई? आगे से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये बाइंड होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। समझ आ गई? और जब कोई प्रोटीन बनती है तो वो यहाँ से ट्रैवल करती है, तो इस स्पेस से आगे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्ट्रक्चर निकलता है, उसकी जो है स्पेस निकलती है, मेम्ब्रेन। समझ आ गई? उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर लैमिना है जो कि क्रोमैटिन के साथ बाइंड होके रहता है और इसको न्यूक्लियस के अंदर के जितना भी मटीरियल है जेली में, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो हमारे पास है न्यूक्लियर लैमिना जो होता है, ये वाला जो है ये क्रोमैटिन के साथ बाइंड होता है और ये इसके जो अंदर के मटेरियल को जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हाँ जी, इस इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है इसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इस इनर मेम्ब्रेन के साथ इस तरफ को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इस न्यूक्लियस में, तो इनर की तरफ क्या होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है, वो क्या है? यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, यहाँ लैमिनर जो है प्रोटीन्स बोलते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाहर की तरफ भी होंगे, यहाँ पे भी
कुछ इस तरह से, और अंदर की तरफ भी होंगे ऐसे, और नीचे से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम जो है न्यूक्लियर या बास्केट बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये पोर जो होते हैं ऊपर से भी काफ़ी सारी प्रोटीन्स के ऐसे आपको रिंग एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक हो गया, इस तरह से ऊपर से आपको इस तरह से नज़र आएगा, ये प्रोटीन्स ही होती हैं। उसके बाद ये इस मेम्ब्रेन के अंदर भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर्स बना रही होती हैं ऐसे, इसके नीचे से। ठीक है, फिर उसके बाद फिर नीचे से इन्होंने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक बास्केट बनानी होती है इस तरह से। ठीक हो गया, ये इनर न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ ये बनाते हैं। और इस प्रोटीन, ये प्रोटीन यहाँ पे ऊपर ऐसे प्रेजेंट होती है, फिर ऐसे कॉलम बने हुए प्रोटीन्स होती हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी प्रोटीन्स ऐसे होती हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये जो ऊपर आप नज़र आएंगी इस तरफ को ऊपर से देखें तो इस तरह से ये हमें पोर नज़र आता है। और फिर उसके बाद अगर हम इसको ऐसे काट के देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा, और आगे से ये हमारे पास कॉलम बने होंगे ऐसे। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स ये बना रहा है न्यूक्लियर पोर, जिसमें बहुत सारी प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन का सब यूनिट हमारे पास ये आ जाते हैं, हमारे पास जो आपको यहाँ से ऊपर से ऐसे दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं लूमिनल इसको बोलते हैं सब यूनिट। उसके बाद ये हमारे पास कॉलम होंगे, कॉलम सब यूनिट। ये हमारे पास फिब्रिल्स हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर से ऐसे जो है ना फिब्रिल्स निकलते हैं, जो कि आपको साइटोप्लाज्म की तरफ ये क्या करेंगे, ये साइटोप्लाज्म की तरफ होंगे। ये पोर्स के ऊपर से फिब्रिल्स इस तरह से आपको साइटोप्लाज्म में नज़र आएंगे, यानी कि ये इनका रुख साइटोप्लाज्म की तरफ होगा। अब ये हमारे पास आ गया लूमिनल सब यूनिट हो गया, या कॉलम सब यूनिट हो गया। ये न्यूक्लियर बास्केट बना रहे हैं, न्यूक्लियर बास्केट। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके ऊपर से ये मैं बना रही हूँ फिब्रिल्स हैं, फिब्रिल्स निकलेंगे। समझ आ गई। एक और सब यूनिट है लूमिनल, लूमिनल की स्पेलिंग गलत है, लूमिनल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनुलर। एनुलर जो होते हैं ये पोर के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लू आपको जो नज़र आएगा ना वो होते हैं हमारे पास एनुलर यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एनुलर सब यूनिट है, सब यूनिट। समझ आ गया आप लोगों को न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। अब हम इसको बुक से देखते हैं। कहता है कि न्यूक्लियर इनवेलप हैज़ टाइनी होल्स। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर टाइनी होल्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो पोर्स होते हैं इनका क्या फंक्शन है। अब इन पोर्स का क्या फंक्शन है, जो भी अब यहाँ पे हमने फंक्शन सबसे पहले तो न्यूक्लियस का देखना है। न्यूक्लियस के अंदर क्या बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए होता है। अब ये डीएनए जो है ठीक है, डीएनए के को बनाने के लिए जितने भी सब यूनिट्स आएंगे, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो एटीपी बनानी है, एटीपी के सब यूनिट्स हो गए। एटीपी के बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए, आरएनए, इन सब के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो यहाँ से न्यूक्लियस में एंटर होने होते हैं। इस न्यूक्लियस में एंटर होने के लिए इस पोर को एज अ पैसेज वे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो राइबोसोम्स इसके अंदर न्यूक्लियोलस बनाता है, वो यहाँ से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए वो इन न्यूक्लियर पोर्स में से गुजरना पड़ता है। और ये जो प्रोटीन्स के सब यूनिट्स यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो पास थ्रू हो जाए। अब कहता है कि सेल्स में क्या होता है,
लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स बनना, ठीक है, प्रोड्यूस होना, और उनके लिए रिक्वायर्ड जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ राइबोसोम्स हैं और द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस वो कंसीडरेबल है, यानी कि न्यूक्लियोलस का साइज़ डिसाइड करता है कि कितने राइबोसोम्स होंगे, और राइबोसोम्स डिसाइड करेंगे कि कितनी की अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो हैं वो किसी भी सेल में बननी है। तो किसी भी सेल में प्रोटीन जितनी है, लार्ज अमाउंट है, तो उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे न्यूक्लियोलस का हाथ है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि माइटोसिस के सेट पे, ठीक है, ऑन सेट ऑफ द माइटोसिस, जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है, सिंगल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन द सेल डिसअपीयर्स है, यहाँ से न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, और डिवीजन के बाद न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एनओआर्स, ठीक है। एनओआर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, ये कहलाता है एनओआर्स। हाँ जी, ये न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स जो कि सीवरल प्रोटीन्स के सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो सबसे ऊपर जो हमारे पास ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड द होगा, उसे हम रिंग सब यूनिट बोलते हैं। ये आउटसाइड द इन्वेलप होता है, यानी कि आपको यहाँ से ऊपर से इस तरह से ये नज़र आता है, समझ आ गई। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम वाले। कॉलम जो होते हैं ये बना रहे हैं स्पोर कम्प्लेक्स की वॉल को, वॉल जनरेट कर रहे हैं, एक वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इसकी वॉल है। उसके बाद इसके इस रिंग को एक और सब यूनिट ने घेरा हुआ होता है जो कि एनुलर होती है। एनुलर क्या है? इस स्पोर कम्प्लेक्स को सराउंड करके रखती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लूमिनल सब यूनिट। ये जो होते हैं ये एंकर करके रखते हैं स्पोर को इस एनवेलप के अंदर, ये एंकरिंग के लिए है, समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो कॉलम सब यूनिट से आगे फिब्रिल्स निकलते हैं। ये फिब्रिल्स जो होते हैं टाइनी, ये फिब्रिल्स क्या करते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर, एक बास्केट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसे न्यूक्लियर बास्केट बोलते हैं। ठीक हो गया।